अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन और अभी तौलना आसमान बाकी है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये आपके सामने 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2023 में होता क्या था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अलग लिया जाता था और सब्जेक्टिव का अलग लिया जाता था। 2024 में यानी पिछली बार क्या हुआ कि दोनों एक ही में मर्ज कर दिए गए और 2023 में 40 क्वेश्चन रहते थे। और अब की बार, पिछली बार जो है 2024 में क्या हुआ कि ये जो है इनकी संख्या 30 कर दी गई, पैटर्न बदला और अब की बार फिर पैटर्न बदलेगा और इसमें 20 संख्या हो जाएगी। तो इसलिए इसको समझिए कि दो मॉडल पेपर एक ही में है और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इन सभी क्वेश्चंस को रखिएगा अपनी नोटबुक बना करके उसमें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बच्चों, आपको बता दें, थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है और बहुत सारे काम रहते हैं जिनकी वजह से मैं प्रॉपर रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन आपको जब भी मिले तब भी आप जो है इन वीडियोस को देखते रहिएगा। और अभी समय काफ़ी है, लेकिन हमको अभी से तैयारी कर देना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए, बिना देर किए हुए आपका समय और हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है डियर? तो किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? दर्पण हमारे तीन तरह के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, एक समतल, उत्तल और अवतल। ठीक है। तो जो अवतल दर्पण होता है इसका अगर समतल करिएगा तो समतल का इस तरह से इमेज बनता है। उत्तल का इमेज आपका किस तरह से, इस तरह से आपका उत्तल रहेगा, अंदर की तरफ जो है कलर्ड रहता है और बाहर की तरफ आपका प्लेन रहता है, चिकना रहता है, चमकीला रहता है। राइट। और इस तरह से अगर आप बाहर से जो है कलर कर दीजिए, अंदर से चमकीला रहे, तो ये आपका अवतल दर्पण होता है। और जो समांतर किरणें होती हैं वो आपकी जिस बिंदु से होकर के काटती हैं वो आपका मुख्य फोकस कहलाता है। तो फोकस जो है आपका जिधर से लाइट आ रही है उसी तरफ अगर बनता है तो वो आपका रियल फोकस कहलाता है। राइट। यानी दर्पण के सामने। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा अवतल दर्पण में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डियर आपका अवतल दर्पण। चीज़ों को समझते भी रहिएगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको मैं काफ़ी डिटेल में बताता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नई समझने को मिलने वाली हैं। देखिए, मोटर वाहन के सामने कह रहा है कि मोटर वाहन जो गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, उनके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो जो हेडलाइट, एक प्रकार से कह सकते हो आप, गाड़ियों के जो सामने हेडलाइट होती है उनकी बात कर रहा है ये। राइट। तो गाड़ियों के सामने हेडलाइट में कौन सा लगा हुआ रहता है? तो गाड़ियों के सामने जो हेडलाइट रहती है उसमें आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण करता क्या है? लाइट को डाइवर्स करने का काम करता है, यानी फैलाने को काम करता है। इसलिए लाइट जो है आपने देखा होगा यहाँ से इस तरह से ऐसे फोकस में ऐसे फैल करके चलती हैं, इस तरह से ऐसे फैल करके जाती है, यानी दूर तक आपको ऐसे फैला हुआ नजर आता है। डाइवर्स का मतलब फैलाना, कन्वर्स का मतलब पॉइंट आउट करना, किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देना। तो उत्तल दर्पण का काम है कि लाइट को केंद्रित करना, जबकि अवतल क्या करता है? वो जो है आपको लाइट को डाइवर्स कर देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यदि एक लेंस की क्षमता, यहाँ पे पावर दी हुई है -2d दिया हुआ है और आपको पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो P = 1/f होता है, जहां पर f मीटर में हो। तो यहाँ से अगर f को आप निकालोगे तो f देखिए क्या बन जाएगा, f = 1/p बन जाएगा। p की वैल्यू कितनी है? 1/-2 लिखा हुआ है, तो बराबर ये हो जाएगा f = 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में आएगा। तो अब ये इतना मीटर में आ गया, वो भी माइनस के साथ में। तो अब इसको मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो f = -1/2 इंटू में, एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में कितने मीटर होते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका आ जाएगा आपका 50। तो 50 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का f = -50 सेंटीमीटर। तो फोकल डिस्टेंस इसकी कितनी आ जाएगी? -50 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज ध्यान देना डियर, लेंस की क्षमता जो है आपको, ये जो माइनस चिन्ह है ये आपको बता रहा है कि ये कौन सा लेंस है। राइट। कौन सा लेंस है उसकी आपको फोकल डिस्टेंस बता रहा है। और
तो इसकी डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, राइट। करेक्ट आंसर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। माइनस के साथ में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि फोकल डिस्टेंस आपका पॉजिटिव निगेटिव तो होती ही है, और लेकिन वो एक डिस्टेंस है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि किस लेंस की, है ना। तो यहाँ पे हमको फोकस दूरी बतानी है, तो वो आपकी धनात्मक, चूंकि दूरी है तो वो धनात्मक ही रहेगी, तो आपकी 50 सेंटीमीटर बन जाएगी, राइट। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो बच्चों हीरे का अपवर्तनांक आपका सबसे ज्यादा होता है, राइट। तो सबसे कम हवा का, फिर जल का, फिर शीशा का, फिर हीरे का, इस तरह से होता है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म आपने देखा होगा इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में होता है, और प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वर्ण विक्षेपण इसको बोलते हैं डियर, वर्ण विक्षेपण, जिसमें जो श्वेत प्रकाश की किरणें होती हैं इस तरह से जाती हैं, और यहाँ पे जा करके ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी को हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। तो किसी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, राइट। तो प्रकाश, प्रिज्म द्वारा कौन सी परिघटना होती है? वर्ण विक्षेपण, याद रखना। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जो होता है, जैसे प्रकाश है यहाँ पे किसी सतह, चमकीली सतह पर टकराता है, और टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अपवर्तन क्या होता है कि जैसे दो माध्यम है, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, प्रकाश आता है, एंटर करता है, तो जो अभिलंब होता है, अभिलंब से या तो दूर हट जाएगा या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। दो कंडीशंस होती हैं, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना जो है आपकी कहलाएगी अपवर्तन। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, इन सबको आपको ध्यान देना है। जरा दृष्टि दोष, है ना। प्रिस्बायोपिया इसको बोलते हैं। ये जब बुढ़ापे में आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, तो जो आंखों की मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण उसे नज़दीक और दूर दोनों की चीज़ों को देखने में धुंधलाहट आ जाती है। तो इस समय इसको द्विफोकसी यानी बाईफोकल लेंस लगा करके इस दृष्टि दोष को दूर कर दिया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। देखिए खतरे का निशान रेड कलर से ही क्यों बनाया जाता है? तो खतरे का निशान जो होता है वो किस रंग का बनाया जाता है, ये पूछा है। तो फिलहाल लाल रंग का ही बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है सबसे कम प्रकीर्णित होता है। सबसे कम क्या होता है? प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। रेड कलर का जो है फैलाव क्या होता है? सबसे कम होता है, राइट। और अगर इसकी तरंग दैर्ध्य कहा जाए, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लेमडा की बात, लेमडा सबसे ज्यादा होती है, जबकि इसकी न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी या यन से लिखी जाती है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, राइट। तो जाहिर सी बात है एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी, जिसकी लेमडा ज़्यादा रहता है एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो दूर तलक वो जा सकता है, तो दूर तलक यानी ये हमको दूर से ही नज़र आता है। और जिसका प्रकीर्णन कम होगा, लेमडा जिसका ज़्यादा होगा, समझिए प्रकीर्णन भी, फैलाव भी उसका ज़्यादा होगा। तो लाल कलर का प्रकीर्णन कम, सॉरी, लेमडा जिसका ज़्यादा होता है प्रकीर्णन उसका कम होता है, प्रकीर्णन उसका कम होगा। प्रकीर्णन कम होगा कोई चीज, यानी प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, अगर कोई चीज कम फैलती है तो वो जो है डार्क रहती है, गाढ़ी रहती है, और गाढ़ी रहेगी तो एनर्जी ज्यादा रहेगी, वो दूर तक नजर आती है, राइट। और हमको इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं हम लोग इसीलिए रेड कलर से बनाते हैं। आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि ब्लू कलर जो है ज्यादा जो है ब्लू बैगनी मिला करके वो सारी चीजें, वायलेट जो कलर होते हैं वो सब मिला के वो ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं जब आप वर्ण विक्षेपण में देखते हैं, तो जिस कारण से आसमान आपको नीला नजर आता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? V इक्वल टू होता है W/Q। ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए, इससे आपको जो मात्रक निकल के आता है वो आता है जूल पर कूलाम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर की माप के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है, यहाँ पे ये सही आंसर नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनका क्या मतलब है। गैल्वेनोमीटर होता है कि किसी सर्किट के भीतर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्किट है बनी हुई इस तरह से, और इस सर्किट के भीतर में करंट जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है, इसकी सूचना मात्र देता है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे इस तरह से ऐसे जी लगा होता है। और अमीटर जो होता है वो इस सर्किट में कितनी धारा बह रही है उस सर्किट की
उस सर्किट में कितनी धारा बह रही है इसको बताता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अमीटर हो जाएगा डियर। क्यों कह रहा है विद्युत परिपथ में धारा की माप हम किससे करते हैं, अमीटर, और विभव की माप किससे करते हैं, विभवांतर की वोल्ट मीटर से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में 120 कूलाम, ये Q इक्वल टू 120 दिया हुआ है और ये आपका T दिया हुआ है। तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, यहाँ से I बराबर Q बाई टी हो जाएगा। Q कितना है 120 और T कितना है 60, यानी कि 2 एम्पियर का करंट इसमें बह रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर, राइट, 2 एम्पियर। इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं डियर। और ये देखिए एक यूनिट को ही 1 किलोवाट, 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। इसका मान जो होता है आपका 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। ध्यान देना, एक यूनिट भी कहता है और 1 किलोवाट घंटा उसी को बोला जाता है, दोनों सेम चीज है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, अमीटर नहीं कहते हैं डियर, गैल्वेनोमीटर भी नहीं कहते हैं। अभी आपको बताया अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर हमको ये बताता है कि किसी सर्किट के अंदर, किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा बह रही है अथवा नहीं बह रही है, इसकी सूचना मात्र देता है। और विद्युत मोटर जो है इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित एक युक्ति है। और इलेक्ट्रिक विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली युक्ति यानी ये है आपका जनित्र, इसको जनरेटर कहते हैं, जिससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सही आंसर हो जाएगा जनित्र। बढ़ते हैं आगे, लघु पथन जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं डियर, ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट। इसकी कंडीशन में क्या होता है, दो तार जो होते हैं वो किसी भी कारणवश जो है धारा जो है ये दोनों तार मिल जाते हैं और एक ही में हो जाता है, जिस कारण से विद्युत धारा का मान बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, राइट, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और तार जल जाते हैं और आग भी लगने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला लिटमस पेपर, जरा आपको मैं ये बता दूं, ये इस तरह से, ये 15 बॉक्सेस का एक, ये इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 11 12 13 14 यहाँ तक ही रहता है, राइट। 0 से लेकर 14 तक के नंबर रहते हैं। जो 7 रहता है इसको उदासीन कहते हैं, उदासीन। जैसे जल है ये पीएच स्केल है, इसको क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। जैसे पानी है, पानी का जो पीएच स्केल होगा वो कितना होगा, 7 होता है। और जैसे जैसे इसके इधर बाईं तरफ आते हैं तो इसकी अम्लीयता बढ़ती है और इसका कलर क्या होता है, लाल, राइट, और इसका कलर क्या होता है, नीला। और जैसे जैसे हम इस तरफ दाहिनी तरफ जाते हैं 7 के, तो इसकी क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता, राइट। तो अब कह रहा है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, लाल हो जाने का मतलब है कि वो क्या होगा, अम्ल होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज भी ध्यान रहेगी बच्चों, तो आप इजिली आप ध्यान से इसको कर सकते हो। और अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, क्षार होगा। तो ये इससे आप ध्यान रख सकते हैं, आपकी बुक में ये चीजें बनी हुई है, वहां से देख लीजिएगा, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला कौन सा, निम्न में कौन क्षार है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है CH3COO, ये आपका सिरका लिखा हुआ है, एस्टिक एसिड बोलते हैं। ये HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल है, ये एस्टिक अम्ल है। और ये NaCl आपका नमक, जो खाने वाला नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है खाने वाला। और NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही आपका एक क्षार है, जो कि आपका इसमें 4 नंबर में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो ये है CaSO4 × 2H2O, ये है आपका जिप्सम, याद रखना इन फॉर्मूलों को। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये होता है। और यहाँ पे जो 4 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 4 नंबर में जो दिया हुआ है डियर, ये जो सूत्र है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ये भी याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दीवालों में जो काम होता है, घरों में पुताई उताई के, पुताई नहीं, घरों में जो डिजाइनें बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वहाँ भी काम होता है। और जो आपने देखा होगा इससे अच्छा, जैसे हाथ की हड्डियाँ या पैर की हड्डियाँ, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर बांधने में जिसका काम करते हैं, इसलिए इसका नाम ही है प्लास्टर, राइट। तो वहाँ पर भी इस तत्व का यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का है।
और ये वाला आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, राइट। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करते हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसकी वो है, सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा का अंतर है। बात समझ में आ रहा है। इसमें 2H2O है, इसको क्या कर देंगे, जिप्सम को अगर हम गर्म कर देते हैं, बस सिर्फ गर्म कर देंगे, हल्का गर्म कर देंगे, उसमें से पानी की थोड़ी मात्रा निकल जाएगी, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। बात समझ में आ रहा है। आप अगर ऐसे देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे, तो गर्म करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। पानी की मात्रा यहाँ से दो से आपको 1/2 रह जाने का मतलब क्या हुआ कि 2 से ये 1/4 हो जाती है। पानी की मात्रा 2 से 2 गुणे 1/4, 1/4 कर दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। पानी की मात्रा यहाँ पे 1/4 कर देना है, राइट। 1/4 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ CaCO3 दिया हुआ, ये CaO और CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो ऊष्मा पे एक तत्व है, ये अलग अलग तत्वों में ब्रेक हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका हमने जो है जो अभिक्रियाओं के प्रकार वाला वीडियो है वो उसमें अपलोड करके अच्छे से बताया है। उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, 1-2 क्वेश्चन, वहां जा करके इसी क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है। आप जाके इजिली वहां देख लीजिएगा, वीडियो सब पड़ा हुआ है चैनल पर, विजिट करके देख लीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया, अगर जैसे A+B 2 यौगिक हैं, जुड़ करके आपका तीसरा यौगिक बना देती है, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाता है। विस्थापन होता है, कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को जो होता है वो डिस्प्लेस कर दे, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव जो तत्व होता है अपने से कम रिएक्टिव तत्व को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन में, तो उसको विस्थापन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, और इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन से, अब यहाँ पे देखिए कैथोड और एनोड की बात कर रहा है। एक होता है कैथोड जो नेगेटिव, समझिए एक प्रकार से दो तरीके की छड़ें होती हैं, कैथोड और एनोड। एनोड धनात्मक छड़ होती है, ये इस तरह से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और ये आपकी ऐसे समझिए कि ये परख नली बनी हुई है, ऐसे ये परख नली बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये दो रॉड्स हैं इस तरह से, एक एनोड रॉड है, एक कैथोड रॉड है, और ये परख नली यहाँ पे बनी हुई है, उल्टा करके रखा हुआ है। और एक यहाँ पे इस तरह से आपका ये एक बीकर है, या यूं कह लो कि जो भी है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें यहाँ तक जो है आपका पानी भरा हुआ है, यहाँ तक आपका जल भरा हुआ है, यहाँ तक ये सब पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। अब इनका कनेक्शन, इनको हमने क्या कर दिया, इनका कनेक्शन कैथोड और एनोड का, इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। इनको हमने क्या कर दिया, बैटरी के सिरों से जोड़ दिया है, राइट। बैटरी से इसमें बिजली सप्लाई कर दी है। अब जो है होता क्या है, इसमें ये क्या भरा हुआ है, H2O, हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान देना, हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस माइनस होता है। तो अब चूंकि जो कैथोड रॉड होती है वो नेगेटिव सिरे से जुड़ी होती है, नेगेटिव होता है, और एनोड आपका पॉजिटिव यानी धन होता है। तो ध्यान देना, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये है आपका विद्युत अपघटन का मैंने फिगर ही यहाँ पे बना दिया है पूरा। तो ऐसा जब करते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पर इस परख नली में जो गैस इकट्ठा होती है, इन दोनों परख नलियों में चूंकि पानी दो अलग अलग प्रकार की गैसों से मिलकर के बना हुआ है, तो इनके पास में देखिए, इन परख नलियों में ये गैसें इकट्ठा हो जाती हैं। तो एनोड पे कौन सी होगी और कैथोड पे कौन सी होगी, यही पूछ रहा है कि कैथोड पर कौन सी गैस। तो कैथोड पे ये माइनस है, कैथोड माइनस होता है, तो धनात्मक सिरे वाली जो है आपकी गैस जाएगी, यानी H, हाइड्रोजन H2 जाएगी, राइट। और इसके पास में कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, O2, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, ओ हमेशा, चूंकि ओ निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये ध्यान देना। और इससे मतलब क्या है, अब कहोगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्यों है, विद्युत अपघटन क्यों करते हैं, तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करने के लिए हम जो है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन करते हैं। तो इस तरह से होता है डियर।
अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपचयन अपचयन अपक्रिया, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, तो इस नाम को याद रखिएगा। संक्षारण होता है जैसे कोई तत्व जो होता है वो उसका टूट गया, जैसे जैसे लोहा है, लोहे की कोई चीज बनी हुई है, उसमें जंग लग करके जब वो बेकार होता रहता है, टूटता रहता है, तो इसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिका होती है, जैसे कोई वस्तु है वो खाने वाली, कोई खाने वाली चीज है, वो अगर अम्लीय हो जाए, मतलब छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज हैं, उनके कारण से वो खराब हो जाती है, तो उसमें जो गंध आती है उसी को विकृत गंधिका कहते हैं। यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ का अम्लीय हो जाना विकृत गंधिका कहलाता है। संक्षारण है आपका जंग लगना, राइट, कोरोजन बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन। तो सही आंसर है रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आयरन है, जिंक है और एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन चारों में से ही चुनना है। वैसे अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम, सॉरी, जो एजी सिल्वर होता है, चांदी, वो आपका सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक मान, लेकिन इन चारों में से ही चुनना है, तो इन चारों में आपका कॉपर ही सबसे अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर सबसे अच्छा कहा जाए तो सबसे अच्छा चांदी होता है। अब लेकिन चांदी को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि चांदी महंगा होता है, और महंगा क्यों होता है, क्योंकि वो कम मात्रा में उपलब्ध है, कम मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर, और जिस कारण से वो महंगा होता है, और इसलिए हम उसके तार नहीं बना पाते। गंधक, ध्यान देना, गंधक इसी को सल्फर भी कहते हैं। सल्फर याद रखना। गंधक, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा भी हुआ है। गंधक क्या है, तो गंधक एक नॉन मेटल है, ये अधातु है, राइट। और गंधक का उपयोग जो धान होता है, धान में जैसे जब यूरिया डाला जाता है, तो यूरिया के साथ सल्फर को मिला के डालते हैं, जिससे ग्रीनरी जो है, हरियाली जो है धानों में बनी रहती है कुछ देर दिन तक, राइट। तो सल्फर का उपयोग हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं। आगे बढ़िए, सीसा और टीन। टीन देखिए, सीसा का जो प्रतीक होता है, सीसा को पीबी लेड कहते हैं, और प्लस टीन, टीन को एस एन, एस एन मतलब स्टेनस, स्टेनस, स्टेनस। ध्यान देना, ये सब नाम याद रखिएगा, पीबी प्लस एस एन, ये मिला के क्या बना देता है, सोल्डर। सोल्डर, सोल्डर, ये सोल्डर क्या काम करता है, जैसे कभी कभी आप मोबाइल फ़ोन बनाने जाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के जो टाँके होते हैं, यानी कि दो तारों को बहुत पतले पतले होते हैं, तो उनको हल्का सा टच करके जोड़ने का काम करता है। सोल्डर सॉफ्ट होता है, तो सोल्डर जो है किसका, सीसा और टिन की मिश्र धातु का बना हुआ होता है, राइट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पीबी, इसको लेड कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसी तरह से आप समझिए। और ये एस एन है, जिसको स्टेनस बोला जाता है। तो अब इसकी मात्रा, सीसा जो है 67% इसमें रहता है, और 33% जो है आपका टीन मिला करके आपका सोल्डर बनता है। इतना भी आपको बता दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, राइट। तो ये किसका है, एल्केन का है, एल्केन। किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का, ध्यान दे देना। इसी की तरह होता है एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सी एन, CnH2n। और एल्काइन का, एल्काइन, एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। याद रखना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो आप ध्यान देना बच्चों, इस तरह से इन चीज़ों को याद रखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र ये हो गया, एल्कीन का हो गया, और एल्काइन का हो गया। तो अब बढ़ते हैं आगे। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO, CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, और इसका उच्चारण में हम लोग क्या लगाते हैं, अल, क्या, अल, राइट। मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, एथेनल, इस तरह से। ये है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। OH जो होता है, इसके लिए हम लोग ऑल का यूज करते हैं, ऑल, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, राइट। ये अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसको कीटोन कहते हैं, तो इसके उच्चारण में हम लोग ओन लगाते हैं, राइट। क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, मेथेनोन, एथेनोन, इस तरह से। COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके उच्चारण के लिए हम लोग ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक अम्ल। जैसे CH3COOH, ये क्या है, सिरके का फॉर्मूला है। इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन IUPAC नाम में इसका क्या कहते हैं, एक कार्बन है तो मीथेन बन जाएगा मीथेन बन जाएगा, और COOH यहाँ पे लगा हुआ है तो मीथेनोइक अम्ल इसको हम लोग कह देते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी बोल देते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका एथेनॉल, एथेनॉल मेथ एथ C2H6OH, राइट। इसका सोडियम से अपक्रिया करके तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं प्लस Na, ट्वाइस Na, ये आपका जब लेते हैं हम तो ये देखिए, और जो आपका रिएक्शन बनता है ये किस तरह से बन जाता है, ट्वाइस CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस CH3CH2OH प्लस ट्वाइस Na दे देता है ट्वाइस CH3CH2OH, OH यहाँ से हमारा क्या निकल करके जाता है, अब ये ONA हो जाएगा, राइट, ONA, और फिर बच जाता है यहाँ पे H2। तो निकलती कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रिएक्शंस भी लिख दिए हुए, एक साथ लिखा हुआ है, चाहे अलग अलग करके लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त, आवर्त को पीरियड कहते हैं, PERIOD, पीरियड, और दूसरा होता है ग्रुप, राइट। ग्रुप की संख्या होती है 18 और पीरियड की संख्या होती है आधुनिक आवर्त सारणी में 7। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये याद रखना, आवर्त पूछ लिया अगली साल हो सकता है कि ग्रुप पूछ ले, ठीक है। तो 18 भी दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत खाइएगा। तो ये चीजें आपको दी हुई हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण यानी कि ऐसी चीजें जो अपना पोषण खुद करती हैं, राइट। अपने पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, इन सब की उपस्थिति में अपना पोषण खुद करें। तो ऐसा कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। तो ध्यान दे दीजिए, CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, तो ऐसा हरे पौधे करते हैं। इनमें से सभी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, जठर ग्रंथियां, जिनको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये हमारे आमाशय में पाई जाती हैं। आमाशय यानी स्टोमक यानी पेट में। आगे बढ़ते हैं अगले, पित्त रस का, पित्त रस जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेली जूस बोलते हैं, इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है। ये कहाँ पर मिलता है ये इसका स्राव कौन करता है, तो लीवर जो होता है, लीवर से हमारा पित्त का स्राव होता है, राइट, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे घेंघा रोग पनपता है बच्चों, ये विटामिन के कारण से पनपता है, तो कौन सी, सॉरी, आयोडीन की कमी से ये घेंघा रोग आपका होता है। तो आयोडीन ऐसा, और ये आयोडीन कहाँ पाया जाता है, नमक में। आयोडीन जो तत्व होता है वो हमारा नमक में पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। घेंघा जो जिसे गेटार भी कहते हैं, आई थिंक, यस, हाँ, गेटार भी लिखा हुआ है, गाइटर, गाइटर लिखा हुआ है। तो इसको हिंदी में भी लिख सकता है कि गाइटर रोग किससे पनपता है, घेंघा जरूरी नहीं है। घेंघा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गले में ऐसे सूज जाता है, गले में ऐसे फूल जाता है, जैसे आपका ये गला है तो गले में ऐसे ये बहुत सारा बड़ा सा ऐसे फूल जाएगा, ठीक है। तो ये घेंघा रोग बोलते हैं, इसीलिए घेंघा, क्योंकि ये हमारे गले में होता है। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं डियर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पुष्प जो है आप पढ़िएगा, पुष्प में पुष्प के भाग पढ़ लीजिएगा और उनके कार्य पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है वहां पे मानव में निषेचन की प्रक्रिया होती है। सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, याद रखिएगा। किसी जीव की जीनी संरचना को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, क्या कहते हैं, जीनोटाइप। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक स्त्री में कौन से क्रोमोसोम्स, जैसे अब मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं, दोनों मिला के एक हो जाता है। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं,
गुणसूत्र कहेगा गुणसूत्रों की संख्या हमारे अंदर या हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कई बार लिखता है जोड़ी, तो क्या होते हैं 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 23 पेयर्स, 23 जोड़ी। मतलब या कई बार अलग लिखे हैं इसी को, क्या कहेगा 23 दूना 46, 46 गुणसूत्र है। लेकिन इसमें से क्रोमोसोम दो टाइप के, कौन कौन से, एक तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, राइट, और दूसरे वाले को हम लोग सिंपली ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, यानी कि 44 अलग अलग अगर देखेंगे। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इनकी संख्या होती है एक जोड़ी। ये याद रखना, लिख लेना, और दोनों मिला के 22 और एक 23 जोड़ी हो गए इस तरह से, राइट। तो सही आंसर क्या है, स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो भैया स्त्री में वो जो सेक्स डिसाइड करते हैं कि किसी बच्चे का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, वो सिर्फ इन्हीं एक ही जोड़ी क्रोमोसोम से ही हमको पता चलता है। बाकी जो जो 22 ऑटोसोम होते हैं, ये क्या होते हैं, आप कहोगे ऑटोसोम होते हैं, ये हमारे आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो हमारे साथ में आते हैं। माता पिता की जो लक्षण विशेषताएं खासियत होती हैं ये इनमें ये छिपा रहता है। और जबकि सेक्स डिसाइड करने के लिए तो बच्चा है मतलब लड़का है या लड़की है, वो डिसाइड करने के लिए एक जोड़ी क्रोमोसोम मेल फीमेल के लिए वही होते हैं। तो महिला में पूछ रहा है कौन से होते हैं, तो महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम और पुरुष में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम में, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 36। जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, डीडीटी, यानी ध्यान देना डीडीटी इसका सही आंसर है। और डीडीटी का पूरा नाम भी कई बार पूछा हुआ है, तो मैं बोल दे रहा हूं डाइक्लोरो, लिख लो अपने आप से कॉपी में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो मैं लिख दूं, डाइक्लोरो 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 डाइफिनाइल डाइफिनाइल, और फिर लिखेंगे ट्राइक्लोरो 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 एथेन। ये इसका पूरा नाम है डीडीटी का, ठीक है। आप एटीपी, सीबीसी, और सीबीसी तो ब्लड टेस्ट होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट इसको बोलते हैं, और एडीपी और एटीपी आप जान जाइएगा, सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है, टाइगर इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर पूछ रहा है, राइट। तो दो चीजें होती हैं, एक तो पोषी स्तर होता है, पोषी स्तर को ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे पौधे हो गए, पौधे जो क्या होते हैं उत्पाद, जिनको क्या जो क्या होते हैं उत्पादक, उत्पादक यानी कि उत्पाद खुद से स्वपोषी होते हैं, ये क्या होते हैं स्वपोषी। ध्यान देना, इस चीज को समझ लेना, इसको हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल या प्रथम पोषी स्तर का कहते हैं। क्या है ये, प्रथम पोषी स्तर। पौधे किस स्तर के होते हैं, प्रथम पोषी स्तर के। अब पौधे को कौन खाएगा, हिरण। पौधे को कौन खाया, हिरण। अब हिरण जो है ये आपका क्या हो गया, ये शाकाहारी हो गया, शाकाहारी। और ये आपका द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर। लेकिन पौधे को खाया हिरण, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हिरण क्या कहलाएगा, हिरण आपका कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता। हिरण क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण। अब आगे बढ़ेंगे, हिरण को कौन खाता है, बाघ खाएगा। कौन खाएगा,
बाघ। अब बाघ क्या है, हिरण को बाघ खा रहा है, दोबारा खा रहा है, तो बाघ क्या कहलाएगा, आपका द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। और इसको हम लोग कहते हैं तृतीय तृतीय पोषी स्तर। ठीक है, पोषी स्तर। तो इस तरह से बाघ हमारा किस पोषी स्तर में जाता है, बाघ हमारा तृतीय पोषी स्तर का होता है, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल का होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर का। बच्चों ये चीज को ध्यान दे दीजिएगा, अपनी किताब में भी आपकी किताब में भी दिया हुआ है, वहां से भी पढ़ लीजिएगा, और मैंने जो समझाया है जिस तरह से, इस तरह से ये भी होता है, और इसको लिख लीजिएगा एक जगह, किसी जगह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है 1970 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि वृक्षों को बचाने के लिए लोग जो है एक एक वृक्ष को पकड़ के चिपक गए थे, राइट, कि बोले कि पहले हमको काटिए, उसके बाद वृक्षों को काटिए। ऐसा कब, उत्तराखंड में ये आपका ये घटना हुई थी। उत्तराखंड में जब टिहरी डैम बन रहा था, उस समय जो भारी पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहां पर ये जो है ये आंदोलन छिड़ा था। फिलहाल 1970 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना, 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। आपकी किताब एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो किस ऊर्जा को, तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसको आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही आंसर हो जाएगा 4। आई होप कि बच्चों वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर हो गया, लेकिन आपको काफी चीजें नई समझ में आई होंगी। समझिए कि ये 2 मॉडल पेपर हैं, 20-20 40 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।